नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम सफर में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लेकर चलते हैं किसी ऐसी शख्सियत के पास जिनका सफर होता है लाजवाब। उसी कड़ी में आज हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश आपको लेकर जाएंगे रंगकर्मी शिवा सक्सेना के पास। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ज्ञान प्रकाश की खास रिपोर्ट। दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और कुछ पाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। और हर सफर की होती है एक मंजिल और हर सफर में होती है संघर्ष की कहानी। देखना ना भूलें हर शनिवार रात 9 बजे हमारा खास कार्यक्रम सफर, सिर्फ एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प पर। नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज बात करेंगे जनपद शाहजहांपुर में, जो कि कलाकारों की नगरी से कहा जाता है। और कलाकारों की नगरी में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत से आपका को रूबरू कराएंगे जिनको आपने देखा होगा गांधी भवन प्रेक्षागृह में अक्सर नाटक करते हुए, अक्सर सिनेमा स्कोप पर तमाम एपिसोड में भी देखा होगा। आपको बता दें, उनका नाम है शिवा सक्सेना, जो आज हमारे बीच में है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या युवा कलाकारों के लिए वो संदेश देना चाहेंगे। हमारे बीच में है शिवा सक्सेना। शिवा सक्सेना जी, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम एक सफ़र में। और मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, हमारे दर्शक जानना चाहते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा। बात अगर करूं प्रारंभिक शिक्षा की, तो मैं सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर से मैंने 8th क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने इंटर पास किया और उसके बाद GF कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। शिवा जी, आपको जो रंगमंच की बात कहें तो रंगमंच में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे प्रेरणा मिली? रंगमंच की अगर मैं बात करूं तो बहुत साल पहले यहाँ पर गांधी भवन प्रेक्षागृह में एक संभागीय नाट्य समारोह हुआ था, जिसमें हबीब तनवीर साहब का नाटक आया था चरणदास चोर। तो वो शायद मेरे पिताजी ने देखा था और 2005 या 2006 के आसपास मेरे पिताजी ने ही मुझसे कहा कि चलो तुम्हें डांस सिखवाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं डांस वांस में कुछ नहीं, क्योंकि मेरा एम कुछ और था। मैं जाना चाहता था इंटेलिजेंस ब्यूरो में या पुलिस विभाग में, मेरा उस तरफ ज़्यादा रुख था। लेकिन फिर 2006 के आसपास रोटी गोदाम स्कूल में गुरु मनीष मुनि के निर्देशन में एक संस्था विमर्श नाट्य रंग चलती थी। तो जब कभी पापा उधर से निकलते थे तो उन्होंने 1-2 बार वहाँ पे बैनर देखा लगा हुआ, तो मुझे लेके गए उनके पास। तो वहाँ से मतलब मुझे वो प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं पिताजी के सहयोग से ही रंगमंच में काम कर पाया। यानी कि पिताजी के सहयोग से ही आप रंगमंच में काम कर पाए। अच्छा, आप रंगमंच में अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं रंगमंच में अपना आदर्श मानता हूँ नाना पाटेकर साहब को, क्योंकि उन जैसा अभिनेता पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, चाहे वो रंगमंच में हो या चाहे वो फिल्मों में। नाना पाटेकर साहब एक देखा जाए तो सामान्य शैली में जीने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो क्या उनके व्यक्तित्व से आप का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मैच करता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाना पाटेकर साहब इतना ऊपर होते हुए भी आज भी ज़मीनी स्तर पर ही हैं। और मैं भी अभी जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर हमेशा धरातल पर ही रहेंगे। इस सफ़र में, आपके रंगमंच के सफ़र में, आपने BNA भी किया है और फिल्में भी की हैं, एल्बम भी की हैं और सीरियल भी किए होंगे। तो इस सफ़र के बीच में क्या स्ट्रगल आपका रहा, क्या बताना चाहेंगे? स्ट्रगल तो काफ़ी रहा। काफ़ी रोमांटिक स्ट्रगल होता है एक थिएटर का, कि कैसे क्या स्ट्रगल तो काफ़ी रहा। 2006 से लगातार स्ट्रगल तो खैर आज भी जारी है और ये तो ताउम्र तक जारी रहेगा जब तक रंगमंच की सेवा कर पा रहा हूँ। 2006 में जब रंगमंच शुरू किया था, तब स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ पसंद नहीं आता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे लोगों को देखा, लोग किस तरीके से संवाद बोलते हैं
और उनका दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि दर्शक ताली बजाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो जब एक जिज्ञासा हुई कि चलो ठीक है, आए हैं तो करना तो अब है ही। तो मैं जब गया था विमर्श नाट्य रंग में काम करने के लिए, तब हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी से एक पास आउट हैं सुरेंद्र शर्मा दादा, जो कि बंडा के निवासी हैं। तो वो वहाँ पर रिहर्सल करते थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब उनको मैं गुरु भी कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि जब वो परफॉर्म करते थे तो मैं उन्हें बखूबी देखता था। हालांकि मैंने मंच पर उतना काम नहीं किया, शाहजहाँपुर के दर्शकों ने मुझे मंच पर उतना नहीं देखा जितना मैंने बैक स्टेज में काम किया, लेकिन मैंने बैक स्टेज में बैठकर सीखा बहुत है। और ये बात मेरे जितने भी गुरु हैं वो सभी लोग जानते हैं। हालांकि मैंने अकादमी में भी कभी मंच पर काम नहीं किया, लेकिन बैक स्टेज में अपने को बहुत पारंगत किया, इसलिए मुझे कभी भी ऑन स्टेज काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि टीवी सीरियल्स में भी वर्क किया है, कौन से 1-2 सीरियल्स के नाम बताएंगे हमारे? मैंने जी टीवी पर फियर फाइल्स के एपिसोड किए हैं, और एक और सीरियल आता था, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ। उस सीरियल में मैंने 2 एपिसोड किए थे। मैंने उसमें एक चाय वाले का किरदार किया था। फियर फाइल्स में मैंने 3-4 एपिसोड किए। इसके अलावा तारा फ्रॉम सातारा में मैं सोनी चैनल का एक सीरियल था, उसमें मैं कास्टिंग असिस्टेंट रहा। उसके अलावा जी टीवी पर ही एक अरविंद बब्बल प्रोडक्शंस का एक सीरियल था, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, उसमें भी मैं कास्टिंग असिस्टेंट रहा। और इसके अलावा MX प्लेयर पर एक वेब सीरीज़ आई थी रन अवे लुगाई, उसमें भी मैंने कास्टिंग असिस्टेंट की भूमिका निभाई। अभी हाल ही में आपका परिणाम काकोरी बहुत सफल मंचन कहा गया। जैसे कि एक नई परंपरा आपने शाहजहाँपुर को दी कि शाहजहाँपुर के राइटर द्वारा लिखित नाटक शाहजहाँपुर शहीदों की सरजमी पर एक शाहजहाँपुर के निर्देशक द्वारा निर्देशित कर शाहजहाँपुर के कलाकारों द्वारा मंचन कर हुआ, और अत्यधिक संख्या में ऑडियंस का रहना। तो ये सफल मंचन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसकी आलोचना और परिकल्पना रही होगी आपके दिमाग में? परिकल्पना क्या, एक्चुअली मनोज मंजुल दादा से मेरी एक बार ऐसी बात हो रही थी कि दादा शहीदों पर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये हुआ कि भाई मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है प्रणाम काकोरी, काफ़ी साल पहले लिखा था, कई लोगों ने रिहर्सल भी की लेकिन उसको मंचित नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं अपनी टीम से मैं बात करूँगा। तो टीम से बात करने के बाद में फिर हमने उसको फाइनल किया। फाइनल करने के बाद उसकी एज सच कास्टिंग मैंने की। हूबहू मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाइडी, मैंने हूबहू मंच पर लाकर खड़े कर दिया। और जब हमने इसका प्रथम मंचन किया तो वो अविश्वसनीय था एक निर्देशक के तौर पर मेरे लिए भी, क्योंकि हमने कभी भी गांधी भवन के मंच पर या गांधी भवन में दर्शकों की इतनी संख्या कभी नहीं मैंने सोची थी कि इतनी संख्या में लोग इस नाटक को देखने के लिए आएंगे। सबसे बड़ी बात आपकी प्रारंभिक शिक्षा की भी हो गई, थिएटर की भी हो गई। जो अहम पॉइंट है कलाकारों की लाइफ का कि टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं सुख और दुख एक साथ आपको ऐसा प्रतीत हुए कि सुख और दुख दोनों आए हों, और उस क्षण में आपने क्या महसूस कर किसकी ओर आगे बढ़े? एक टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ में ऐसा। मेरा एक शो लगा हुआ था कहीं बाहर, एक बहुत अहम नाट्य समारोह में। तो मैं जिनके साथ में कर रहा था वहाँ कुछ भ्रांतियाँ हो गई, कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ वहाँ फैला दी मेरे खिलाफ़ में, और मेरी कुछ और लोगों के जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे उनके खिलाफत में। तो वहाँ से मुझे मना कर दिया गया, और मेरे पास केवल 5 दिन थे उस नाट्य समारोह में प्रतिभाग करने के लिए। उस 5 दिन में आप समझ सकते हैं कि एक फुल लेंथ प्ले जिसकी अवधि लगभग 1 से 1.5 घंटा है, उसको तैयार करना और फिर उसको मंचित करना वो कितना कठिन रहा होगा मेरे लिए। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था। उस समय पर यहाँ के एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने अपनी पूरी टीम मेरे हैंडओवर कर दी और हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया, और हम लोगों ने लखनऊ में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया उस नाटक का। शिवाजी, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि भारत सांस्कृतिक विभाग मंत्रालय द्वारा जो एड और गजट पास होता है उस पर तमाम कार्यक्रम जनपद शाहजहाँपुर में होते हैं और प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, तो इस गजट और अनुदान को लेकर और यहाँ के कलाकारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जो अनुदान देता है हम कलाकारों को, पहले व्यक्तिगत भी देता था लेकिन अभी व्यक्तिगत बंद कर दिया है, तो अभी संस्थागत अनुदान मिलता है। अगर आपकी संस्था को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तब आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का पूरा प्रारूप क्या होगा, कुछ बताएंगे? आवेदन का प्रारूप ये है कि उसकी संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके आप संस्था से संबंधित जितने भी आपके कागजात हैं आप वो सब उसमें लगा के आप कौन सा नाटक आप करना चाहते हैं आप उसके बारे में पूरा ब्यौरा आप उसमें जमा करते हैं। और उसके बाद में एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद वो लिस्ट जारी करते हैं मंत्रालय। उसके बाद में फिर आपका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है, इंटरव्यू हो जाने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अमूमन ये है कि हालांकि संस्कृति मंत्रालय से एक ग्रांट मुझे भी मिली थी नाटक ओथेलो के लिए वर्ष 2017 में। तो एक जो डर होता है कि मंत्रालय है, तो उस डर, वो इतना डर था मेरे अंदर कि एक भी रुपए का कोई हेरफेर नहीं, एक भी रुपए का कोई इधर उधर कुछ नहीं। जितना पैसा मिला वो पूरा पैसा नाटक में ही खर्चा हुआ, वो पूरा पैसा नाटक में ही लगा। कई लोगों को मैंने उसमें बाहर से भी बुलाया था, उनको ऑन पेमेंट भी बुलाया था। एक और सिस्टम संस्कृति मंत्रालय ने किया है कि अब आप जिसको भी पेमेंट देंगे आप उसको PFMS पोर्टल के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। लेकिन अब करने वाले तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। खैर उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और अभी इस समय भी एक संस्कृति मंत्रालय से एक नाट्य समारोह चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा नाट्य समारोह होगा। उसके लिए आयोजक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम सवाल कि शाहजहांपुर के रंगकर्मी या उत्तर प्रदेश के बाहर के रंगकर्मी, युवा रंगकर्मियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और शाहजहांपुर के रंगकर्मियों के लिए, शाहजहांपुर के रंगकर्म के लिए आप क्या कहेंगे? ये शाहजहांपुर का रंगमंच तो खैर बहुत विस्तृत रहा है और रहेगा भी, बशर्ते जो भी कलाकार यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो भी बाहर से आके यहाँ पर काम करते हैं, मेरा उनसे तो केवल एक अनुरोध है कि आप सभी लोगों के साथ में काम करिए। आप किसी के भी साथ में कभी भी बंध के काम मत करिए कि ये मेरा है, ये मेरी टीम है, वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नाटक नहीं देखोगे। ये सारी चीज़ें कलाकार को ख़त्म करने की कगार पर लेकर जाती हैं। मैं खुद मंथन आर्ट्स का निदेशक हूँ और मैंने कभी भी अपनी संस्था में इस तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। मैंने सभी लड़कों को, सभी कलाकारों को बिल्कुल छूट दे के रखी है कि आपको जिसके साथ भी काम करना है आप उसके साथ में काम करिए। उससे क्या होगा कि वो कलाकार सिर्फ मेरे ही साथ का निर्देशन ना समझकर और लोगों का भी निर्देशन को समझ सकता है कि हाँ, ये डायरेक्टर किस तरीके से काम करते हैं या इनका क्या वे है काम कराने का। तो युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अच्छा काम करिए, रंगमंच में मन से काम करिए, क्योंकि अगर आप ऊपर ही ऊपर अगर आप काम करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और कुछ लोग भुगत भी रहे हैं। तो वैसा आपके साथ में ना हो, वैसी स्थिति आपके साथ में ना पैदा हो। तो इसके लिए खूब मन लगा के, खूब जी लगा कर काम करिए और रंगमंच के लिए हमेशा खड़े रहिए। शाहजहांपुर में अभी तक देखा गया है कि कोई भी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, रेपेट्री कंपनी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या ये आवाज़ उठाना चाहेंगे? हाँ, रेपेट्री के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और हमारे कुछ एक और भी मित्रगण हैं वो भी प्रयासरत हैं यहाँ कि एक रंगमंडल शाहजहांपुर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना फेमस, क्योंकि जब भी कभी रंगमंच की बात आती है, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, वहाँ शाहजहांपुर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि शाहजहांपुर का रंगमंच इतना विस्तृत है। तो इस पर अभी मैं प्रयासरत हूँ कि मैं शाहजहांपुर में एक रंगमंडल की शुरुआत करूँ और होपफुली कि ये बहुत जल्द कारगर साबित होगा। देखा आपने, सुना आपने और विचारों को अच्छी तरीके से जाना बूझा। अब हमारे बीच में थे शिवा सक्सेना जी, जिन्होंने जनपद शाहजहांपुर के से रंगमंच की शुरुआत कर लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बिहार जैसे तमाम स्टेटों में अपने रंगमंच की छाप छोड़ी है। और परिणाम काकोरी कांड पर लिखित नाटक महज सक्सेना द्वारा लिखित नाटक और शिवा सक्सेना द्वारा निर्देशित नाटक शाहजहांपुर में कई बार मंचन करने के बाद एक मिसाल कायम की है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। मिलते हैं सफर के अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ, उनके जीवन परिचय के साथ। मिलते रहिएगा। अलविदा।